नमस्कार। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक जनसंचार माध्यम और लेखन, जो कि क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। संचार क्या होता है, फिर जनसंचार क्या है और उसके माध्यम कौन कौन से हैं। मतलब सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के जो माध्यम हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे टेलीविज़न के माध्यम से हम देश विदेश की खबरों को देखते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करते हैं। रेडियो है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, फिर समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, विज्ञापन है, ये सभी माध्यम हैं। तो इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले संचार क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। मतलब संचार क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक के बीच आपस की जो वार्तालाप होती है उसका आदान प्रदान है। उसका एक दूसरे तक उसकी बात उस तक पहुंचाई जाए, फिर उसकी बात उस तक पहुंचाई जाए, तो उसका ये माध्यम है संचार। तो संचार कई प्रकार के होते हैं। मौखिक होते हैं, अमौखिक होते हैं, अंतर्वैयक्तिक होते हैं, अंतर्वैयक्तिक होते हैं और समूह संचार भी होते हैं, और इसके साथ साथ जनसंचार भी होते हैं। तो जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तैयार करने का भी काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। संचार की परिभाषा और महत्व। हम अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं। कई बार हम अकेले में खुद से बातें करने लगते हैं। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो ये बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। तो बच्चों समझ गए होंगे संचार क्या होता है। हम समाज में रहते हैं, हमें अपनी हर छोटी छोटी बातों को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी भावनाओं और अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हमें बातें करनी ही पड़ती हैं। अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करना ही पड़ता है। तो यही होता है संचार। संचार मतलब संदेश देना, अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाना और उनकी बातें हम तक पहुंचे, यही होता है संचार। संचार और हमारा जीवन। तो संचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम अपने दैनिक जीवन में संचार किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार किए बिना नहीं रह सकता। क्या एक बच्चा बिना बोले रह सकता है? तो वह भी अपनी बातों को अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दादा दादी सब तक अपनी बातें पहुँचाता है। तो संचार के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता। मनुष्य जब तक जीवित है तब तक वह अपनी बातें दूसरों के सामने रखता रहता है। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए भी संबंध स्थापित करते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। संचार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की कहानी है। मनुष्य चाहे भाषा का विकास करे, सभ्यता के भाषा का विकास किया हो या लिपि का, फिर भी छपाई का इसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की ही थी। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए मनुष्य ने संचार के माध्यमों की खोज की। तो संदेश पहुंचाने में ज़्यादा समय लगता था, क्योंकि हम देखो पहले पत्र लिखते थे तो उसमें कितना सारा समय लगता था वहाँ तक पत्र पहुँचने में। 7-8 दिन, 10 दिन, कभी कभी तो हम अपने संदेश पहुँचा भी नहीं पाते थे, मतलब पत्र पहुँचते भी नहीं थे। लेकिन इसका एक और माध्यम ढूंढा कि जल्दी से जल्दी अपने संदेश दूसरों तक पहुँचे। तो उसके बाद में टेलीफोन आया। फिर हम देश विदेश की न्यूज़ जो सुनते हैं उसके लिए टेलीविज़न आया। रेडियो, पहले रेडियो था, रेडियो से सिर्फ हम सुन सकते थे, बाद में टेलीविज़न में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इस तरह से मानव ने धीरे धीरे विकास करके जनसंचार के माध्यम को और हमारे जीवन के लिए सुलभ बना दिया। फिर जनसंचार माध्यम कितने उपयोगी हैं।
दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो, जनसंचार माध्यमों के जरिए कुछ ही मिनटों में हमें खबर मिल जाती है। देखो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, जो कि कल मैंने उनको लाइव देखा कि किस तरह से दोनों राष्ट्रपति जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं राष्ट्रपति पद के लिए, वो अपनी अपनी बातें रख रहे थे जनता के सामने, जो कि अमेरिका में ये हो रहा था और मैं यहाँ अपने घर में बैठे उनको देख रही थी। तो ये संचार का माध्यम है कि कुछ ही मिनटों में हम घर बैठे दुनिया भर की खबरें देख सकते हैं। अगर वहाँ किसी टेलीविज़न समाचार चैनल का संवाददाता मौजूद हो तो हमें वहाँ की तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह आज टेलीविज़न के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरिए ठीक उसी तरह देख सकते हैं। हम क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम भले न जाएं, लेकिन घर बैठे उस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो ये कितने उपयोगी हैं हमारे लिए कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन वहाँ की खबरें हमारे तक घर तक पहुँच जाती हैं आसानी से। आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। क्या आप एक दिन भी टीवी देखे बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि हमें लत लग गई है। हर समाचार, हर सीरियल या कोई भी प्रोग्राम या क्रिकेट मैच चल रहा हो, वो हम टीवी के माध्यम से देखते ही देखते हैं। तो इसके लिए ये हमारे लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है, उपयोगी साधन बन गया है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये क्योंकि हमें एक तो मनोरंजन हमारा होता है, साथ साथ मनोरंजन करने के साथ साथ हमें ये जागरूक भी बनाते हैं। मैगी की बिक्री पर रोक। तो ये देखो कि इस तरह से ये एक न्यूज़ छपी है, उसमें समाचार पत्र में। आपको पता है ना कि एक बार मैगी बैन हो गई थी और उसके लिए समाचार पत्र पूरे भरे रहते थे। हर समाचार न्यूज़ में और टीवी चैनल पे वही न्यूज़ आती रहती थी। तो ये मैगी की बिक्री पर रोक को समाचार में दिखाया गया और हमें पता चला और हम इसके माध्यम से जागरूक हुए, है ना। फिर संचार क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं और विचारों भावनाओं का आदान प्रदान करना है। ये हमने देख लिया। अब इसके तत्व देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो इसके प्रमुख तत्व हैं स्रोत और संचारक, कूटीकृत, एनकोडिंग, संदेश। अब संचारक क्या होते हैं? जो हमारी सूचनाओं को आगे तक पहुंचाते हैं। तो आगे तक पहुंचाने के लिए, जहां तक पहुंचाना होता है वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों की मदद लेनी होती है। ऐसा नहीं कि हमने एक टीवी का डब्बा रख दिया और वहां से कोई टीवी में न्यूज़ डालेगा और हमारे तक वो न्यूज़ पहुंच जाएगी। उसके लिए बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत होती है, वो कहलाते हैं संचारक। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे हमें किताब की ज़रूरत होने पर जैसे ही हम किताबें मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किताब मांगने के लिए हम अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो हम अपने मित्र को संदेश भेजेंगे या फिर उससे हम बात करेंगे टेलीफोन से, तो वो संचारक की प्रक्रिया है एक तरह से। कूटीकृत या एनकोडिंग, ये क्या होता है? ये संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए ज़रूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि सफल संचार के संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। जिसे हम संदेश दे रहे हैं, सामने वाले को भी अपनी भाषा, कोड भाषा समझ में आनी चाहिए।
हम जिस कोड में बातें कर रहे हैं उस कोड को उसको समझ में आना चाहिए, तभी ये कहलाती है एनकोडिंग। जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, शॉर्ट रूप में उस बात को कह रही हूँ और उसको उस चीज़ का पहले से ही पता है, तभी वो एनकोडिंग समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। संदेश संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को समझाना उतना ही आसान होगा। तो संदेश एकदम उसका अर्थ सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हो, तो ये वो स्पष्ट होना चाहिए। फिर माध्यम, संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए। इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। इसी तरह टेलीविज़न, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाए जाते हैं। तो जैसे हम मोबाइल से बात करते हैं तो ये ध्वनि तरंग है, और जैसे टीवी देखते हैं तो ये प्रकाश तरंग है। तो और जैसे खाने की खुशबू हम तक आती है तो वो वायु तरंग के हवा के माध्यम से आती है। तो अपने जो संदेश हैं वो किन किन माध्यमों से पहुंचते हैं, उनके माध्यम क्या है? टेलीफोन है, समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है और फिल्म। फिर प्राप्तकर्ता या रिसीवर, ये प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ होता है प्राप्त संदेश के निहित अर्थ को समझने की कोशिश। ये एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेत के अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना ज़रूरी है। तो एनकोडिंग मतलब जो अपनी न्यूज़ देता है सामने वाले को, और डिकोडिंग मतलब जो प्राप्त करता है। ये और दोनों का कोड भाषा पे नियंत्रण होना चाहिए। उनको पूरी तरह से समझना चाहिए कि वो किस भाषा किस रूप में बोल रहा है, और सामने वाला भी उस रूप को समझ जाए। फीडबैक, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फीडबैक से ये भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मुझे फीडबैक मिलता है और फीडबैक के आधार पर मैं तय करती हूँ कि मेरा पढ़ाना सही है या नहीं है। अगर उसमें कुछ बाधा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, और अगर बराबर चल रहा है तो मैं अपनी गति से कार्य करती रहती हूँ। ये होता है फीडबैक। शोर क्या होता है? संचार प्रक्रिया में कई बाधाएं भी आती हैं। इन बाधाओं को शोर कहते हैं। कई बार एग्जाम में एक वाक्य में पूछ लिया जाता है शोर क्या होता है। तो कई बार बाधाएं आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, अपनी संदेश हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसमें जो बाधा आती है उसे शोर कहते हैं, नॉइज भी कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। ये शोर किसी भी किस्म का हो सकता है। ये मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिकी शोर तक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर शोर की प्रॉब्लम रहेगी तो जिस संदेश को जिस रूप में भेजते हैं उस रूप में सामने वाले को प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए शोर को कम करना होता है या फिर उसको हटाना होता है।
चलिए स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक ही। कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे, संचार के प्रकार कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये कल हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।